नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 50 खबरों की। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में कल सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुख्य पक्षकार ने मनीष यादव का बयान, कहा जल्द हो समाधान, विपक्ष के हाजिर न होने पर कार्रवाई करे कोर्ट। ज्ञानवापी केस में सुनवाई हुई पूरी। वाराणसी सेशन कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कल 12 बजे फैसला सुनाएंगे जज। टाइम्स ऑफ नवभारत पर ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत। पहली बार ज्ञानवापी के तहखाने के गेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीर में ज्ञानवापी के तहखाने पर ताला लगा हुआ। ज्ञानवापी में राम कथा मंडप की तस्वीर। इसी तहखाने को खोलने की हो रही है मांग। वाराणसी में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा। कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध के चलते कुछ देर रुकी थी कोर्ट की कार्रवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट की कार्रवाई के बाद कमिश्नर का बयान। अजय मिश्र ने कहा कि मैंने कोर्ट में रखा अपना पक्ष, पूरी ईमानदारी से बिना पक्षपात के काम किया। टाइम्स नाउ नवभारत पर ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर का पहला इंटरव्यू। अजय मिश्र ने कहा कि हमने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने ज्ञानवापी में सर्वे पर दिया बयान। कहा कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हो रही है कार्रवाई। ताजमहल और कुतुब मीनार विवाद पर महबूबा मुफ्ती का हमला। कहा हमें इबादत के लिए किसी इमारत की जरूरत नहीं, भारत नेपाल से भी पीछे जा रहा है। ताजमहल विवाद पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल के लिए हमारे वंशजों ने जमीन दी थी। जयपुर राज परिवार के ट्रस्ट के पास है जमीन के रिकॉर्ड। आय से अधिक संपत्ति केस में आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार। 17 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया अरेस्ट। ईडी के रांची दफ्तर के आसपास सुरक्षा बलों का पहरा। सीआरपीएफ जवानों को किया गया तैनात। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज। बीजेपी के राज्यसभा सांसद का बयान। कहा पूजा सिंघल झारखंड में भ्रष्टाचार का मोहरा। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार करें। देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों में आरोपी जमानत के लिए याचिका दायर करें। देशद्रोह फैसले पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट पर कानून मंत्री का पलटवार। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को उपदेश देने का हक नहीं। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र ने किया स्वागत। कहा फैसला सरकार की उम्मीद के मुताबिक। कोर्ट ने सरकार की चिंताओं का ध्यान रखा। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देशद्रोह कानून ब्रिटिश राज के वक्त का है। पीएम ने कानून को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नाना पटोले ने किया स्वागत। कहा महाराष्ट्र में कानून के गलत इस्तेमाल के बाद केंद्र ने उठाए सवाल। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एनआईए की चार्जशीट की कॉपी। चार्जशीट में यासीन मलिक पर गंभीर आरोप। लश्कर-ए-तैयबा का करीबी है यासीन मलिक। एनआईए चार्जशीट में यासीन का लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में जाने का कबूलनामा। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में था यासीन। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल किया। दिल्ली की एक अदालत में आतंकी गतिविधियों के केस में नहीं किया विरोध। राजस्थान की भीलवाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प में एक युवक की मौत हुई। 2 नाबालिग समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भीलवाड़ा में 2 गुटों में झड़प के बाद कई संगठनों का प्रदर्शन। लोगों ने बंद की अपनी दुकानें। सुनसान दिखे बाजार। भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम गहलोत सत्ता जाने के डर से आरोपियों को बचा रहे हैं। मोहाली हमले को लेकर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पहुंचा था आरपीजीएल। मोहाली हमले का रॉकेट लॉन्चर मिला। महिला ने दी थी पुलिस को जानकारी। मोहाली ब्लास्ट केस में पुलिस हिरासत में 3 लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ। 2 की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। बिजबेहरा क्षेत्र में एनकाउंटर जारी। कश्मीर के रामबन में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। हरियाणा सरकार का आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम। प्रदेश में बनाया गया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। पंजाब के रूपनगर में हिमाचल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडा लगाने वाले शख्स हरवीर सिंह गिरफ्तार किया गया। जैकलिन फर्नांडीज की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने जब्त किया एक्ट्रेस का पासपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेगा शर्जील इमाम। देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम। वक्फ की संपत्ति बेचने के मामले में आरोपी अशोक पाठक गिरफ्तार। 45 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों पर सीबीआई की कार्रवाई। खरगोन हिंसा के दौरान एसपी पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 30 दिन से फरार था आरोपी इरफान। दिल्ली में रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। एयर कार्गो से 434 करोड़ की हीरोइन दुबई से पहुंची दिल्ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अबॉर्शन की अवैध टैबलेट जब्त की गई। पुलिस ने हरियाणा से आई 9000 अवैध टैबलेट्स की बरामदगी की। चारधाम यात्रा के दौरान 20 श्रद्धालुओं की मौत का पीएमओ ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने की 3 निर्देशकों की नियुक्ति।
कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच गैप कम करेगी सरकार। विदेश जा रहे यात्रियों के लिए सिर्फ 90 दिन का समय दिया। 12 मई को कोविड ग्लोबल वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया न्यौता। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 970 नए केस, संक्रमण का कुल आंकड़ा 5200 के पार। श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली बंदरगाह पर बहकर आया सोने के रंग का रथ, अधिकारियों को रथ के किसी दूसरे देश से आने का शक। आसानी के आंध्र प्रदेश की तरफ रुख करने के बाद रेड अलर्ट जारी। विशाखापट्टनम में लगातार हो रही बारिश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। चक्रवाती आसानी के चलते चल रही हैं तेज हवाएं। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्याम जिले में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तूफान आसानी की वजह से रद्द हुई 17 फ्लाइट्स। चेन्नई एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ। श्रीलंका में लगातार हिंसा के बीच सख्त हुए सुरक्षा बल, शहरों में गश्त करते दिखे सैन्य टैंक। वहीं शाहीन बाग ड्रग्स मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। चांदनी चौक से यह शख्स गिरफ्तार किया गया। तालिबान से लिंक होने के सबूत मिले हैं, जिस शख्स को चांदनी चौक से गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, जिसके पास से ये बरामद सामग्री के मुताबिक और अभी तक के इनपुट के मुताबिक इस शख्स के जो संपर्क सूत्र हैं वो सीधा तालिबान से होने के सबूत मिले हैं और तालिबान से संपर्क के आधार पर अब कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी भीषण जंग जारी है। आज आप देखेंगे यूक्रेन पर रूसी हमले का लेटेस्ट वीडियो। तो जवाबी हमले में यूक्रेन का रूस पर हमला बेहद खतरनाक था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का ये ताजा वीडियो है। वीडियो बेहद खौफनाक, जब यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। जमीन पर जोरदार हमला, जोरदार धमाका, आग के भीषण लपटों के बीच आसमान में धुएं का गुब्बार देखिए। इस वीडियो को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के गैस पाइपलाइन पर बड़ा हमला बोला, जिसमें कई जगहों पर ये गैस पाइपलाइन धमाके में तबाह हो गए। यूक्रेन के इस हमले के बाद जर्मनी में 25% तक गैस की कटौती हो गई। यूक्रेन का रूस पर यह बड़ा हमला है, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। हमले में T-90 टैंक तबाह हो गया। रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी कर दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने T-90 टैंक को तबाह कर दिया। ये रूस के शक्तिशाली टैंकों में शुमार है। रूस और यूक्रेन के बीच 70 दिनों से लड़ाई जारी है। ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए पुतिन की फौज ताबड़तोड़ हमला कर रही है। ये तस्वीर खार्किव की बताई जा रही है। खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। हमले में खार्किव के ज्यादातर हिस्से तबाह हो चुके हैं। ज्यादातर हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेनी सेना की मौजूदगी की वजह से खार्किव अब भी आजाद है। रूसी सेना के हर वार का यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उत्तरी पाकिस्तान से ये डरावने वाली तस्वीर सामने आई है। अब इस वीडियो को एकदम शुरू से देखिए। नीचे तेज नदी बह रही है। लोगों को पहले से आशंका थी कि नदी पर बना ये पुल किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, इसलिए मौके पर पुलिस तैनात थी। पुल पर जाने से लोगों को रोक दिया गया था। पुल के आसपास के लोगों को ये पता था कि कुछ ही सेकंड में ये गिरने वाला है, इसलिए सभी अपने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बनाने लगे। सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद इस पुल का एक हिस्सा नदी में गिरता है, फिर बस 2 सेकंड के अंदर आधा पुल नदी में समा जाता है। अब दूसरे कैमरे से ये तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये पुल के दूसरी तरफ से ली गई तस्वीरें हैं। अब तीसरे कैमरे से देखिए कैसे कुछ ही देर में ये पुल तिनके की तरह नदी की उफनती लहरों में बह गया। उत्तरी पाकिस्तान में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिस कारण नदियां उफान पर है। पहाड़ों की मिट्टी दरक रही है। वहां रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर की तेज लहरें और ये घर सैलाब के आगोश में चला गया। तस्वीरें अमेरिका के निंका बीच की हैं, जब सही सलामत लकड़ी का घर समंदर में बह गया। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को।
थोड़ी देर पहले तक ये लकड़ी का घर 4 पिलरों के सहारे अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन समंदर में लहरों का ऐसा सैलाब आया कि ये अपनी जगह पर टिक नहीं पाया और समंदर में समा गया। गनीमत ये रही जिस वक्त ये हादसा हुआ, इस लकड़ी के घर के अंदर कोई नहीं था। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बुजुर्ग माँ बाप ने अपने ही बहू और बेटे पर केस दर्ज कर हर्जाना मांगा। माँ बाप ने परवरिश और नौकरी के लिए खर्च किए गए पैसों के एवज में 5 करोड़ रुपए जुर्माना या पोता मांगा। बुजुर्ग माँ बाप ने अपनी केस दर्ज करवाते हुए कहा कि 1 साल के अंदर या तो पोता दे दिया जाए या फिर हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिया जाए। माँ बाप ने कहा कि 2016 में बेटे की शादी करवाई, लेकिन अब तक उन्होंने नाती पोते का मुंह तक नहीं देखा है। बात पंजाब की मोहाली की, जहां एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हो रहा है। सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज आप देखिए जब पंजाब को टेरर सेंटर बनाने की साजिश की गई। मोहाली में हुए हमले के इस लाइव वीडियो के एक एक फ्रेम को बड़े गौर से देखिए। ये तस्वीरें पास में एक पार्किंग में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात का वक्त है। कैमरे में पार्किंग में 3-4 गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है। तभी यहाँ उसके बगल वाली सड़क पर एक काली कार चलती हुई दिखाई देती है। रात का वक्त है, इसलिए सड़क पर तेज रफ्तार से फराटा भरती हुई इस कार के आगे और पीछे की लाइटें जली हुई हैं। जैसे ही कार कुछ आगे बढ़ती है, एक तेज धमाका होता है और धमाके के साथ साथ तेज रोशनी भी कैमरे में कैद हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इस काली कार से मोहाली में हमला किया गया। आतंकी इसी कार में आए, चलती कार से इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। मोहाली में हुए हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिस आरपीजी के गोले से इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर हमला किया गया, वो पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया और फिर पाकिस्तान से उसे भारत में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जिस आरपीजी से हमला किया गया वो रूस में बना था और तालिबान ने उसे पंजशीर की लड़ाई में इस्तेमाल किया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जानबूझकर रूस में बना ये हथियार पंजाब भेजा ताकि इस हमले में उसका कोई लिंक सामने न आ पाए। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के बाद ये दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान और खालिस्तान से जुड़े लोगों का हाथ है। देखिए, पूरी तरीके से समझिए, ये वो इंटेलिजेंस का ऑफिस है। जो वीडियो हम चला रहे हैं उस वीडियो को देखिए कि गाड़ी इस तरफ से आती है और ये पार्किंग का इलाका है। थोड़ा देखिए, पार्किंग का ये इलाका है, यहाँ सामने गाड़ियां पार्क होती हैं। शुरुआत में बात आई कि क्या पार्किंग की जगह पर गाड़ी को खड़ा किया गया, पर ऐसा हुआ नहीं। इस जगह से गाड़ी आती है और सामने ये वो खिड़की है जहां अटैक किया जाता है। इस जगह से गाड़ी सीधे के सीधे चलती है। तस्वीरों में दिख रहा है, गाड़ी की लाइट दिख रही है और गाड़ी चलते चलते ही आरपीजी से सामने वाली जो विंडो है उस पे फायर किया जाता है। उसके बाद में भी गाड़ी रुकी नहीं, यानी कि फायर करने वाले का मकसद जो था, अगर वो समझा जाए तो वो यही था कि वो बस इंटेलिजेंस की इस विंडो पे या इस इमारत पर आरपीजी से फायर करे और उसके बाद में यहाँ से सीधा निकल जाए। जब वो यहाँ से सीधा जाते हैं तो सामने आपको दिखाई देगा टी पॉइंट, उस टी पॉइंट से गाड़ी मुड़ जाती है। लेकिन ये सबसे बड़ा सबूत था इस बिल्डिंग पर अटैक का। यहाँ जिस जगह इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, यही वो लोकेशन है, यही वो जगह है जहां से गाड़ी ने ब्रेक लिए और आरपीजी के जरिए सामने वाली बिल्डिंग पर अटैक किया। अगर आप देखेंगे तो उसका असर इसलिए कम हो गया था कि आप साइड से एक छोटी सी दीवार को टूटा हुआ देखेंगे। चलती हुई गाड़ी से ये फायर हुआ। यही वजह थी कि सामने वाली जगह पर शीशे टूट गए, खिड़कियां टूटी हुई नजर आएगी और दीवार का थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ नजर आ जाएगा। यही वो जगह थी जिससे चलती हुई गाड़ी से फायर किया जाता है। ये बहुत सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि इन्हीं तस्वीरों के जरिए पंजाब पुलिस को ये क्लू मिला कि आखिर यहां पर जो हुआ उसके पीछे की कहानी क्या थी। इन्हीं तस्वीरों के जरिए पंजाब पुलिस को समझ में आया कि एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में चलते हुए
आरपीजी से फायर किया गया। और इन्हीं तस्वीरों से पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ बढ़ा, जिसके बाद अब लगातार 11 से 12 लोगों से पूछताछ हो रही है और वो रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हो गया है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि वो कैसे उसे फेंक के चले गए। लेकिन एक चीज समझिए कि जो तस्वीरें हमारे पास में हैं वो ये बताती हैं कि वो बिल्कुल फायर के मूड में आए थे, यानी कि उन्होंने रुक के कोई रेकी नहीं की, उन्होंने गाड़ी में ब्रेक नहीं मारा, उन्होंने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा नहीं किया, उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अंदर कितने लोग हैं या नहीं हैं। उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो इस बिल्डिंग पर अटैक करें और आरपीजी के जरिए यहां पर धमाका करें, और वही तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। मोहाली में हुए हमले के बाद पास में मौजूद राधा स्वामी सत्संग भवन के पास एक रॉकेट लॉन्चर मिला है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकी हमले के बाद लॉन्चर को यहां छोड़कर भाग गए। ये लॉन्चर खेत में एक बुजुर्ग महिला को मिला। महिला अपनी भैंस ढूंढने के लिए यहाँ पहुंची, तभी उसकी नजर इस लॉन्चर पर पड़ी। बुजुर्ग महिला को मामला कुछ संदिग्ध लगा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आरपीजी को अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच में जुटी हैं कि आखिर इस रॉकेट लॉन्चर को छोड़कर वो आतंकी कहां फरार हो गए। जांच के दौरान अभी तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को लॉन्चर मिलता है और आइए हमारे साथ माता जी है जिन्होंने लॉन्चर देखा। तो माता जी यहाँ पे जो आपने बताया पुलिस को कैसे बताया, थोड़ा बताएंगे हमें? मैं तो जितना दोनों का भी बताया उस तरह बता दिया। कैसे बताया? यहाँ पे पड़ा हुआ था वो उड़ी पे आता। मैं तो अपनी भैंस चुगा के गहाँ लंगी। मैं गया जी, मैं तो डर गई। मैं डर गई, मैं मर जो बोतल नहीं है। ये तो भैंस ने मैं गाड़ी जानती, ये तो मैं पता नहीं क्या चीज है। भैंस मैं गहाँ लंगी, चल वो कहने लगे, कहते बेबे क्या क्या, मैं तो पता नहीं क्या चीज है भैंस। तो नहीं कहाँ पे पड़ी थी? तो बता दिया पूरा पड़ी थी। कहाँ पे थोड़ा दिखाओ ना हमें, कहाँ पे पड़ी थी? दिखाइए ना थोड़ा, कहाँ पे पड़ी? मैं तो सियाने बुजुर्ग सानू क्या पता है जे का। अच्छा, यहाँ पड़ी हुई थी? पूरा पड़ी थी मेरे पुत्र। अच्छा, यहाँ पड़ी थी। तो आप इधर से निकल रहे थे उस टाइम? नहीं, इधर से आ रही थी मैं। हाँ। इधर से आ रही, अपनी भैंस का डंडा मारा मैंने भज का। मैं कहा बोतल बंद दी। मैं गहाँ लंगी। मैं जब मैं गहाँ लंगी, मैं लंगी, मैं कहा बोतल नहीं, मैं कहा बोतल नहीं है, पता नहीं क्या चीज है बस। तो फिर उस तो बाद किसको बताया? उसके बाद किसको? मैं हाथ बंदा तो मनु ना पकाओ। नहीं क्या मैं जब मैं कहती अभी उठा पैया देख लिया कि पुलिस फिर रही थी। अच्छा, पुलिस फिर रही थी, उन्होंने खुद ही देख लिया? उन्होंने खुद देख लिया। आप ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप भैंसे चुराने आए थे उस टाइम पे? मैं चुरा रही है। मैं भैंसा कभी नहीं आती इधर। जाने अंबियां तोड़ दे, मैं डंडा मार कर दम देखी आ गई, मैं इधर आ गई मेरी। अच्छा। हाँ, मेरे पीछे आप यहाँ पे आ गए? हाँ, आ गए बस। उसके बाद जब आपने देखा कि बोतल नहीं है, ये बोतल नहीं लगती, ये कुछ और लगता है, मैंने भी नहीं पता भी क्या चीज है बस। मैं कहा पता नहीं क्या चीज है, मैं तो भज कर लंघ गई उठे थे। तो मतलब आप डर गए थे देख के? मैं तो कंप गई थी। पर यहाँ पे पुलिस तो पहले से घूम रही थी, उन्होंने देख लिया और ले गए वहाँ से? मन्नू नहीं पता, मन्नू ना देखे तो तंग करो। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार की याचिका पर यह सुनवाई होनी तय हुई है। विवादित स्थल की जांच की मांग को लेकर के याचिका भी दायर की गई थी, क्योंकि विवाद सिर्फ एक है कि मंदिर की मूल जगह पर अब मस्जिद है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। इसी को लेकर के विवाद है और यही याचिका दाखिल की गई, जिस पर कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच सवाल यह भी कि आखिरकार कब तक राजस्थान सुलगता रहेगा और कौन सूबे को सुलगा रहा? पहले करौली में, उसके बाद जोधपुर में और भीलवाड़ा में हुई हिंसा के बाद गहलोत सरकार लगातार निशाने पर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर तनाव है। बच्चों के बीच हुई कहासुनी में 22 साल के आदर्श की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भीलवाड़ा में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आदर्श के भाई ने बताया कि कल सुबह उसका इलाके में ही एक लड़के से झगड़ा हुआ था। आदर्श ने झगड़ा करने वाले लड़के को डांट लगाई, जिसके बाद रात में कुछ युवकों ने आदर्श को घेर लिया और चाकुओं से गोद डाला। आदर्श की मौत के बाद
लोगों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और 50 लाख मुआवजे की मांग की है और शव लेने से इनकार कर दिया है। तनाव को देखते हुए मौके पर और अस्पताल में एसटीएफ और आरएसी को तैनात किया गया है। पुलिस ने 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मामला न बिगड़े इसलिए भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अंकल कल दिन को लड़ाई हुई थी मेरे और इसके मेरे भाई की, और ये दोनों थे जो मुनाफ से लड़ाई हुई थी तू मैं कल दिन को। तो कल दिन के बाद तो थोड़ी बहुत हरकुछ जी बोला था तो मैंने सॉरी भी मांग ली थी। फिर सॉरी मांगी थी तो फिर शाम को आदर्श मेरा बड़ा भाई इनको ब्रह्मांड स्वीट्स पे दिख गया था, तो इन्होंने बात करी थी। तो फिर मेरे को हिंटन मेरे भाई का फोन आया 10:51 पे। उसने फोन करते बोला जल्दी आ, ये पठान मुनाफ अदनान इन्होंने घेर रखा है, जल्दी आ। तो मैं गया और जिसने देखा तो मतलब वो क्या नाम है उसका टोनी ही खड़ा था और उसके पीछे वो मुनाफ डंडा लेके खड़ा था। इब्राहिम और अदनान ने उसको पकड़ रखा था, तो उसने डंडे की रखी मेरे सामने और टोनी ने वहीं चाकू डाल दिया। तो भाई की वही डेथ हो गई थी? हाँ नहीं अंकल वहाँ डेथ नहीं थी, वो मुझे हॉस्पिटल लेके आए थे मेरे मामा और ये सब, तो फिर हॉस्पिटल। अच्छा, और कोई पुराना झगड़ा नहीं था ना? नहीं अंकल पुराना झगड़ा। अंकल सुबह पहले तो मैं हुई थी और वो भैया को धमकी दे रहे थे, बस इतनी सी बात हुई थी। और भैया समझाने गए थे? बस भैया कहने गए थे, भैया ने सॉरी भी बोली उनको, लेकिन फिर भी वो धमका रहे थे। फिर रात को दिखा और परिवार में सबसे बड़ा वही था, वो चला गया। सबसे बड़ी आई हुई थी। आप वो तो सबसे बड़े थे, वही चले गए, वही कमाते थे आपके घर में। हाँ अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति तो जम्मू कश्मीर के रामबन में पकड़े गए इन हथियारों के जखीरों को देखिए। इस तस्वीर में गोलियां हैं, मैगजीन है, वायरलेस सेट है, दूरबीन है और हैंड ग्रेनेड है। ये एक तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश को अंजाम देने की सोच रहे हैं। ये एक तस्वीर सबूत है इस बात का कि कैसे घाटी में विस्फोटक और गोला बारूद सप्लाई हो रहा था। ये एक तस्वीर बता रही है कि अगर हथियारों का ये जखीरा पकड़ा न जाता तो इससे आतंकी कहीं बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। इलाके में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ये गोला बारूद बरामद किया गया। जहां ये गोला बारूद पकड़ा गया वो इलाका बॉर्डर के पास है, इसलिए इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं बाबा का बुलडोजर लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। शाहीन बाग के तीसरे दिन दिल्ली के द्वारका में बुलडोजर का अटैक हुआ तो महाराष्ट्र भी बुलडोजर एक्शन से अछूता नहीं रहा। बुलडोजर का रौद्र रूप देखिए, एक के बाद एक अतिक्रमण भरा शाही। इस बार तस्वीरें दिल्ली के द्वारिका की है, जब बुलडोजर गरजा चारों तरफ हड़कंप मच गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने सबसे पहले द्वारिका के सेक्टर 3 में कार्रवाई की, उसके बाद बुलडोजर की गर्जन जारी रही। शाहीन बाग के बाद ये तीसरा दिन है जब बुलडोजर चलने के बाद दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 3 में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इसके बाद ये अभियान सीलमपुर की बारी है। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के मुताबिक जहांगीरपुरी में अभियान शुरू होने के बाद शिकायतें बढ़ने लगी, क्योंकि लोग साफ सड़कें चाहते हैं। कल नंद नगरी और सुंदर नगरी में बुलडोजर चलाया गया, तो अब न्यू सीलमपुर में बुलडोजर अटैक। यूपी से निकला बाबा का बुलडोजर देश के अलग अलग राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। इस बार ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इलाके में हड़कंप मच गया। यह औरंगाबाद में 16 एकड़ में बसा लेबर कॉलोनी है, जहां बुलडोजर का एक्शन हुआ। चारों तरफ कोहराम मच गया। बुलडोजर एक्शन के बाद सभी अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। जहां बुलडोजर चला वहां करीब 350 परिवार अवैध रूप से रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन के बाद सभी लोग बेघर हो गए जो पिछले 50 साल से यहां रह रहे थे। डॉन ने दी वीएचपी नेता को धमकी, बुलडोजर गरजा। तस्वीरें गुजरात के बोटाद पठानवाड़ी की हैं, जब कुख्यात डॉन की धमकी के बाद बुलडोजर अटैक हुआ। बोटाद इलाके में अवैध रूप से फार्म हाउस को बनाया गया था, लेकिन बुलडोजर अटैक हुआ तो डॉन की बोलती बंद हो गई। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता वीएचपी नेता महेंद्र भाई टंकोलिया ने आपराधिक धमकी देने के आरोप में सिराज कल्याणी उर्फ डॉन के खिलाफ शनिवार को बोटाड थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता वीएचपी नेता महेंद्र भाई के अनुसार 5 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे सिराज नाम के शख्स ने उन्हें मंदिर में स्पीकर सिस्टम लगाने के संबंध में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जान से मारने की धमकी दी थी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर अटैक, एक के बाद एक सब जमींदोज। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जब प्रशासन का बुलडोजर चल पड़ा। हरिद्वार के पैड़ी इलाके में मुख्य बाजार में चले बुलडोजर के बाद हड़कंप मच गया। अवैध अतिक्रमण के बाद लोग अपना सामान हटाने में जुट गए। हालांकि प्रशासन ने व्यापारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, इसके बाद भी दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो बुलडोजर अटैक के बाद अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो चुका है। फिलहाल इलाके में भारी टेंशन है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सरकार की मजबूरी। ये चक्रवात आसानी का असर है। लगातार बारिश, जगह जगह जल भराव, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। भीषण चक्रवात आसानी एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इस दौरान करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम तक उत्तरी आंध्र प्रदेश तक इस तूफान के पहुंचने की संभावना है, तो शुक्रवार तक तूफान बेहद कमजोर हो जाएगा। वहीं बिहार के बेते में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर दिखा। तो बिहार की राजधानी पटना में एक इमारत भीषण आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक महिला को रौंद डाला। महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महिला के साथ चल रहा एक शख्स बाल बाल बच गया। घटना का पूरा फुटेज पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त महिला सामान खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। महिला किनारे किनारे चल रही थी, तभी दूसरी ओर से आ रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। घटना और बड़ी हो सकती थी, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसकी गलती से हादसा हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विश्वेश्वरैया भवन में अचानक से भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की। आग का असर तीसरी से लेकर 5वीं मंजिल तक हुआ। यहाँ आपको बता दें, विश्वेश्वरैया भवन में इन दिनों मेंटेनेंस का काम चल रहा है। नया लुक दिया जा रहा है। इसके लिए बीते कई महीनों से यहाँ निर्माण का काम जारी है। बताया जा रहा है किसी निर्माण कार्य के दौरान ही ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। विभागों के सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। आग का फैलाव ज्यादा होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल की गाड़ियों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। धू-धू कर जली आग। भीषण आग की लपटों में पूरा का पूरा शोरूम जलकर खाक। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की है, जब आरपी रोड स्थित मारवाड़ी पाठशाला के करीब एक कपड़े का शोरूम भीषण आग में जलकर खाक हो गई। ये घटना बरारी निवासी अशोक मंडल के बिल्डिंग में हुई। आगजनी को लेकर बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे केक की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये घटना हुई। शॉर्ट सर्किट एक केक की दुकान से हुई, जिसके बाद आग पूरी बिल्डिंग के भीतर फैलता चला गया। धीरे धीरे आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी इमारत आग की लपटों में तब्दील हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया जा सका। पश्चिम बंगाल के हुगली से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हुगली जिले के बंडेल रेलवे स्टेशन की हैं। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। आम दिनों की तरह लोग प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से यहाँ तो महिलाओं की जान आफत में आ जाती है। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, तभी ये दो महिलाएं डिसबैलेंस हो जाती हैं और ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी एक आरपीएफ का जवान पीछे से आकर महिलाओं को ऐसा करने से रोकता है और इन महिलाओं की जान बाल बाल बच जाती है।
गनीमत थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। अगर ट्रेन की रफ्तार जरा भी तेज होती तो इन महिलाओं की जान खतरे में पड़ सकती थी। और अब सीधा रुख करते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरों की तरफ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मभूमि के मामले में कल सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य पक्षकार ने मनीष यादव का बयान दिया कि जल्द ही समाधान होगा, विपक्ष के हाजिर न होने पर कार्रवाई करे। ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुनवाई हुई पूरी। वाराणसी सेशन कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। टाइम्स नाउ नवभारत पर ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत। पहली बार ज्ञानवापी के तहखाने के गेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में ज्ञानवापी के तहखाने पर ताला लगा हुआ है। ज्ञानवापी में राम कथा मंडप की तस्वीरें। इसी तहखाने को खोलने की हो रही है मांग। वाराणसी में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा। कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध। विरोध के चलते कुछ देर के लिए रुकी थी कोर्ट की कार्रवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट की कार्रवाई के बाद कमिश्नर का बयान। अजय मिश्र ने कहा कि मैंने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। टाइम्स नाउ नवभारत पर ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर का पहला इंटरव्यू। अजय मिश्र ने कहा कि हमने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने ज्ञानवापी में सर्वे पर दिया बयान। कहा कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हो रही है कार्रवाई। ताजमहल कुतुब मीनार विवाद पर महबूबा मुफ्ती का हमला। कहा हमें इबादत के लिए किसी इमारत की जरूरत नहीं। महबूबा मुफ्ती के तंज पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान के मुताबिक चलता है। ताजमहल विवाद पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल के लिए हमारे वंशजों ने जमीन दी। जयपुर राज परिवार के ट्रस्ट के पास है जमीन के रिकॉर्ड। आई से अधिक संपत्ति केस में आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार। 17 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अरेस्ट किया। ईडी के रांची दफ्तर के आसपास सुरक्षा बलों का पहरा। सीआरपीएफ जवानों को किया गया तैनात। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज। बीजेपी के राज्यसभा सांसद का बयान। कहा पूजा सिंघल झारखंड में भ्रष्टाचार का मोहरा है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार करें। देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामले में आरोपी जमानत के लिए याचिका दायर करें। देशद्रोह फैसले पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट पर कानून मंत्री का पलटवार। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को उपदेश देने का हक नहीं। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र ने स्वागत किया। कहा फैसला सरकार की उम्मीद के मुताबिक है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देशद्रोह कानून ब्रिटिश राज के समय का है। देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नाना पटोले ने किया स्वागत। कहा महाराष्ट्र में कानून के गलत इस्तेमाल के बाद केंद्र ने उठाए सवाल। सपा नेता अबू आजमी के देशद्रोह पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा राणा दंपति पर दर्ज केस भी हो पुनर्विचार। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एनआई की चार्जशीट की कॉपी। चार्जशीट में यासिन मलिक पर गंभीर आरोप। एनआई चार्जशीट में यासिन का लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में जाने का कबूलनामा। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में था यासिन। अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने अपना गुनाह कबूल किया। दिल्ली की एक अदालत में आतंकी गतिविधियों के केस में नहीं किया विरोध। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प हुई। एक युवक की मौत हुई। भीलवाड़ा में 2 गुटों में झड़प के बाद कई संगठनों का प्रदर्शन भी सामने आया। भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम गहलोत सत्ता जाने के डर से आरोपियों को बचा रहे हैं। पीएम मोदी कल उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पर मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी बुक लॉन्च हुई। वेंकैया नायडू की किताब के विमोचन पर बोले एस जयशंकर। कहा मोदी सरकार ने आतंकवाद पर 8 साल तक वैश्विक बहस का नेतृत्व किया। राजस्थान दौरे पर जेपी नड्डा हनुमानगढ़ में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा ने राजस्थान में किया 10 नए बीजेपी कार्यालय का ऐलान। बिहार सीएम से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। जातीय जनगणना को लेकर दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी की नीतीश को चेतावनी। कहा कोरोना तो बहाना है, जल्द निर्णय ले सरकार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी की फटकार। कहा मीटिंग की बातें जाती हैं बाहर। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बड़ा फैसला। कमलनाथ ने कहा कि आगामी चुनाव में पिछड़ी जाति को दिए जाएंगे 27% टिकट। 15 मई को उदयपुर में होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। संगठन और अर्थव्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आजम खान मामले पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। कहा आजम खान को जेल से निकलने नहीं देना चाहती यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र 23 मई से शुरू होगा। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की बैठक में शामिल न होने पर कार्रवाई। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को दिया गया डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज। पंजाब सरकार का नेताओं की सुरक्षा पर बड़ा फैसला। पूर्व सीएम राजेंद्र कौर, डिप्टी सीएम ओपी सोनी, हरसिमरत कौर और सुनील जाखड़ जैसे नेताओं की सुरक्षा घटी। पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे पर कल सीएम भगवंत मान करेंगे अहम बैठक। डीसी और एसएसपी भी मीटिंग में शामिल रहेंगे। तेजिंदर सिंह बग्गा का दिल्ली सीएम पर वार। कहा खुद को कानून से ऊपर मानते हैं केजरीवाल। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब के सीएम से पूछे सवाल। कहा बेअदबी करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। ममता बनर्जी को साहित्य पुरस्कार के बाद लेखिका ने लौटाया अपना सम्मान। असम में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। कहा धर्म का चश्मा उतार दें, पूरा भारत खतरे में है।
सीए एनआरसी को लेकर भी अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा सीए बीजेपी का झूला है और एनआरसी जनता के पैसे की बर्बादी। गुवाहाटी में अभिषेक बनर्जी के सुरक्षा बलों ने की महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सांसद नवनीत और विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मिलने पहुंचे एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर। टीवी डिबेट में ज्ञानवापी मामले पर प्रोफेसर का विवादित बयान, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा। दिल्ली के द्वारका में एमसीडी के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, सेक्टर 3 में नष्ट की गए अवैध कब्जे और निर्माण। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण को बिल्डर ने खुद गिराया। हरिद्वार में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने करी कसी कमर। गुजरात के बोटाद जिले में चला बुलडोजर, कुख्यात सिरा डॉन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मोहाली हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पहुंचा आरपीजीएल। मोहाली हमले का रॉकेट लॉन्चर मिला, महिला ने दी थी पुलिस को जानकारी। मोहाली ब्लास्ट केस में पुलिस हिरासत में 3 लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर के रामबन में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। हरियाणा सरकार का आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम, प्रदेश में बनाया गया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। पंजाब के रूपनगर में हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जैकलिन फर्नांडिस की बड़ी मुश्किल, ईडी ने जब्त किया एक्ट्रेस का पासपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेगा शर्जील इमाम। वक्फ की संपत्ति बेचने के मामले में आरोपी अशोक पाठक गिरफ्तार किया गया। खरगोन हिंसा के दौरान एसपी पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के रेवेन्यू इंटेलिजेंस में बड़ी कार्रवाई, एयर कार्गो से 434 करोड़ की हीरोइन दुबई से पहुंची दिल्ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अबॉर्शन की अवैध टैबलेट जब्त की गई। तेलंगाना के हयात नगर में पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग्स रैकेट का भाड़ाफोड़ किया। यूपी के अमरोहा में सोना चांदी गलाने वालों की दुकान पर लूट हुई। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में 2 युवकों की हत्या की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशा देकर नाबालिग से गैंगरेप किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया अनोखा मामला, पंचायत सचिव पर लगा पंचायत भवन बेचने का आरोप। राजस्थान के सिरोही में डिवाइडर पर बैठे लोगों पर चढ़ा कंटेनर। बिहार के भागलपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग। 4 धाम यात्रा के दौरान 20 श्रद्धालुओं की मौत का पीएमओ ने संज्ञान लिया। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच गैप कम करेगी सरकार। 12 मई को कोविड ग्लोबल वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 970 नए केस सामने आए। श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली बंदरगाह पर बहकर आया सोने के रंग का गरथ। आसानी के आंध्र प्रदेश की तरफ रुख करने के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तूफान आसानी की वजह से रद्द हुई 17 फ्लाइट्स। श्रीलंका में लगातार हिंसा के बीच सख्त हुए सुरक्षा बल। हिंसा के बीच पुलिस के जवान की जनता को चेतावनी, उपद्रव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के राष्ट्रपति की जनता से अपील का, हमें एकजुट होकर आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का सामना करना चाहिए। श्रीलंका में हिंसा के बीच पादरी दे रहे हैं शांति का संदेश। श्रीलंका में सेना की तैनाती पर अमेरिका ने जताई चिंता। खार्किव में आम लोगों के काफिले पर रूस की बमबारी। वेस्ट बैंक में अल जजीरा की पत्रकार फायरिंग में मौत। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से हरी झंडी। पृथ्वीराज फिल्म के ट्रेलर ने रचा इतिहास। रिलीज के 24 घंटे के अंदर 50 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाली पहली हिंदी फिल्म। शिखर धवन ने प्रीति जिंटा के साथ शेयर किया वीडियो, वर्कआउट करते नजर आए दोनों। मेट गाला इवेंट में पटियाला के महाराजा का हार पहने नजर आई एमा चेम्बरलेन। वहीं कांग्रेस और पीके में अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। पहली बार कांग्रेस के बहुत बड़े टॉप सोर्स से पीके को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, देखिए आप। प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस में एंट्री से मना किया तो सवाल ये उठा कि क्या प्रशांत किशोर नहीं जा रहे, या उन्हें जो शर्त सोनिया राहुल के सामने रखी उसे मानने से गांधी परिवार ने इनकार कर दिया। तारीख के साथ देखिए क्या क्या हुआ। 16 अप्रैल पीके ने कांग्रेस में एंट्री का फाइनल प्रस्ताव भेजा। 16 अप्रैल से पहले 7 बार पीके कांग्रेस में एंट्री प्रस्ताव भेज चुके हैं। सोनिया गांधी ने पीके से कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन मांगा ही नहीं था। कांग्रेस की दुर्दशा पर पीपीटी प्रेजेंटेशन पीके ने अपनी तरफ से दिया।
दरअसल पीके और कांग्रेस हाईकमान के बीच बातचीत लंबे समय से चल रही थी और ये बात पब्लिक डोमेन में भी थी। खुद पीके ने टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकारा था। पार्टी ने अनाउंस किया है वो एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की उन्होंने परिकल्पना करी है और वो ऐसा चाहते थे कि मैं उस ग्रुप का मेंबर बन के उस चीज़ को जो ब्लूप्रिंट कह लीजिए या जो आगे का प्लान है उसको अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करूं। मुझे उसमें उस व्यवस्था में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि जो ईएजी की परिकल्पना है वो मुझे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएटनेस या प्रोप्राइटरी को लेकर मेरे मन में थोड़ा डाउट था। सोनिया राहुल से लगातार पीके मिल रहे थे। कांग्रेस की गुजरात लॉबी खुलकर चाहती थी कि पीके को पार्टी में लाया जाए, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बनाया जाए। खबर यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी मन बना लिया था। फाइनल कॉल प्रशांत किशोर को लेनी थी। उनसे सीधा सवाल किया गया कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पीके ने कहा हाँ, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। लेकिन पीके कांग्रेस में ऐसे शामिल नहीं होना चाहते थे। बैंड बाजा बारात के साथ उनकी एंट्री होनी चाहिए थी, एक माहौल बनाना चाहते थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ये दावा किया कि पीके ये चाहते थे कि ये परसेप्शन बने कि उन्हें कांग्रेस मिन्नत की और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन ऐसा हो न सका। रही बात उस स्लाइड की जो मीडिया में लीक हुआ, उसकी संख्या कुल 500 थी और कांग्रेस के बड़े नेता उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। ऐसा दावा पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने किया है, क्योंकि मोइली कमेटी ने जो हार की समीक्षा की उसमें ज्यादातर चीजें पहले से थी। अब बात थी कि पीके आखिर कांग्रेस में किस भूमिका के साथ आएंगे। कांग्रेस ने उनके सामने सुझाव दिया कि एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य वो बने। पीके चाहते थे कि कांग्रेस और केसीआर साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया। आईपैक बीच में आया और उसके बाद ये देखा गया कि केसीआर के साथ आईपैक ने समझौता कर लिया। उसके बाद तमाम चीजें फंसती नजर आई और अंतिम में कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये बता दिया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और अब बात राज ठाकरे की पॉलिटिक्स पर। बीजेपी की चोट की लाउडस्पीकर विवाद का अगला चरण अयोध्या है। राज ठाकरे अयोध्या की यात्रा में आने वाले हैं। उधर शिवसेना का आरोप कि उनके खिलाफ राज ठाकरे की गोलबंदी के पीछे बीजेपी है। क्या राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी की दोस्ती के लिए राज को सियासी पश्चाताप करना पड़ेगा? इस सवाल की कड़ी मुंबई में उत्तर भारतीयों पर किए टॉर्चर से है। याद कीजिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं का मुंबई में उत्तर भारतीयों के प्रति कैसा रवैया रहा है। किस तरह सालों साल तक उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने की साजिश रची गई। लेकिन अब महाराष्ट्र की पॉलिटिकल केमिस्ट्री बदल गई है। ऐसे में राज ठाकरे के सामने कई दिक्कतें हैं और कई तरह की दुविधा भी। उत्तर भारतीयों के प्रति राज ठाकरे ने जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, ये उत्तर भारतीयों की आवाज है माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, और उनके विरोध का और कोई मतलब नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन उनको क्षमा मांगना होगा, और अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो अयोध्या में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। यूपी में तो राज ठाकरे के आने से पहले मोर्चा खोल दिया गया है। पैदल मार्च किया जा रहा है, विरोध की आवाज को तेज की जा रही है। साधु संतों की अपनी मांग है, बीजेपी की अपनी मांग है। पता नहीं राज ठाकरे अयोध्या यात्रा से पहले माफी मांगकर राहों से मुसीबतों के कांटे हटाते हैं या नहीं।
और उत्तर भारतीयों पर उन्होंने जो अन्याय किया है, उसके बाद अगर ये सोचते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा और मैं वहां पे मेरे लोग या उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करेंगे, ये उनका भ्रम है। आप हमारे पैतृक स्थान पर आ रहे हो, उत्तर प्रदेश आ रहे हो, और ये जानते हो कि आपने हमारे लोग का शोषण किया है महाराष्ट्र मुंबई में, और वहां जाके आपका स्वागत होगा, ये गलत है। महाराष्ट्र की सियासत का एक दूसरा सच ये भी है कि अभी राज ठाकरे को सियासी अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी के सहारे की जरूरत है, और बीजेपी को शिवसेना की कमी को पूरा करने के लिए मराठी और हिंदुत्व पोस्टर बॉय राज ठाकरे की जरूरत है। ऐसे में ये सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं कि क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे? अयोध्या अचानक ही महाराष्ट्र की राजनीति का नया केंद्र बनने लगा है। सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, अब शिवसेना भी अयोध्या को एक राजनीतिक सेंटर के तौर पर अपनाने की कोशिश में है। शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे 10 जून को अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। ये अलग बात है कि संजय राउत ये बता नहीं पा रहे कि उन्हें अचानक ही भगवान श्री राम की याद क्यों आने लगी है। देखो, अयोध्या में कोई जाता है कोई आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबको जाना है। प्रभु श्री राम सबके भगवान है, एक धर्म के नहीं है, सबके लिए उनका आशीर्वाद रहा है देश के लिए। लेकिन कोई नकली भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जाता है, तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। एक तरफ राज ठाकरे चिट्ठी लिखकर शिवसेना से कहते हैं कि उनकी धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि राज ठाकरे का माफी मांगना तो बहुत जरूरी है। इन सारी बातों का सियासी असर कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या तक ये राजनीतिक ड्रामा अभी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 100 करोड़ हिंदुओं के पूज्य भगवान श्री राम को न्याय मिल चुका है। अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 19 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। देश के इस बड़े धार्मिक स्थल का विवाद कोर्ट में है। विवाद सिर्फ एक कि मंदिर की मूल जगह पर अब मस्जिद है और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले चक्रधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कानूनी अड़चनों में उलझी है। दशकों से यहां मंदिर और मस्जिद का विवाद चलता आ रहा है। एक उम्मीद जगी कि 8 दिन बाद 19 मई को भगवान श्री कृष्ण को अदालत में न्याय मिलेगा। 19 मई न्याय की तारीख है, लेकिन इस तारीख से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कई अदालती तारीखें देखी, कई साक्ष्य, कई सबूत पेश किए गए। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत दिखाने जा रहे हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में मंदिर के पक्ष में पेश किए गए। वो दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद हैं। ये दस्तावेज 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 625 साल पुराने हैं। इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और टाइम्स नाउ नवभारत आपको हिंदू पक्षों द्वारा अब तक मथुरा जन्मभूमि को लेकर हो रहे विवादों को जुड़े हुए वो दस्तावेज दिखाएगा जो आपने बहुत कम देखे होंगे। और इस बात की चर्चा इस वजह से तेज हो गई है कि मथुरा जन्मभूमि के बगल में जो शाही ईदगाह बनी है, क्या वो जन्मभूमि की जमीन पर बनी है? इन सभी दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है एक क्रूर बादशाह। वो क्रूर बादशाह जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार के इंतहा कर दी। औरंगजेब, मुगल काल का वो क्रूर शासक जो हिंदू धर्म से नफरत करता था। साल 1669 में औरंगजेब को हिंदुस्तान का शासक बने 12 साल हो चुके थे। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा कि मूर्ति पूजा करने वालों के सारे मंदिर और स्कूल ध्वस्त कर दिए जाएं और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए। औरंगजेब ने जिस वक्त ये फरमान जारी किया, उस वक्त मथुरा में बुंदेल राजा वीर सिंह देव का राज था, जिन्होंने भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनवाया। पूरे मंदिर परिसर को कटरा केशव देव मंदिर के नाम से जाना जाता था।
औरंगजेब के आदेश के बाद जनवरी 1670 में मुगलों की सेना ने मथुरा के भव्य श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर को गिराने के बाद मुगल शासक के आदेश पर वहां एक मस्जिद बना दी गई। साल 1779 को 2 अंग्रेजों ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में एक टूटी हुई इमारत के हिस्से का चित्र है जो श्री कृष्ण मंदिर का हिस्सा है और उसके ठीक पीछे मस्जिद है जो मंदिर गिराकर बनाई गई। इतिहास के पन्नों में जो सच्चाई दर्ज है वही सच्चाई अब कानून की कसौटी से गुजरकर फैसले तक पहुंचनी है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह से मिले। उन्होंने जो सरकारी दस्तावेज दिखाए उसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र तक नहीं। मथुरा का सच सबूत नंबर 1, साल 1395 यानी लगभग 625 साल पुराना ये मथुरा का मैप यानी मानचित्र है। इस मैप में देखा जा सकता है कि जमीन संख्या 825 श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। उसके आसपास कहीं भी किसी भी मस्जिद की जमीन नहीं। मथुरा की चकबंदी मानचित्र के बाद एक और सबूत मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक साबित करता है। सबूत नंबर 2, साल 1424 का यह सरकारी रिकॉर्ड जिसमें 13.7 एकड़ वाली पूरी जमीन पर मंदिर का जिक्र है। उसके आसपास की जमीन पर कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र तक नहीं। सबूत नंबर 3, अब इस सरकारी दस्तावेज पर गौर कीजिए। ये खतौनी का दस्तावेज है, साल है 1424। ये दस्तावेज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में गवाही दे रहा है। यानी आज से 625 साल पहले के सरकारी दस्तावेज ये बता रहे हैं कि मथुरा में मंदिर के ठीक बगल में कोई मस्जिद थी ही नहीं। घेवट नंबर 255 श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मालिक दर्शाया गया है। ये नॉन जेडे के खसरा नॉन जेडे की खसोनी में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है और ये सर्टिफाइड मैप है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। बहुत पुराना है। हाँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें यहाँ 825 में ये दर्शित की गई है जन्मभूमि को। साल 1670 की बात, जब मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को गिराने का फरमान दिया और मंदिर से निकली मूर्तियों के लिए भी उसने एक आदेश जारी किया। सबूत नंबर 4, जनवरी 1670 का औरंगजेब का उर्दू आदेश जिसमें साफ लिखा कि मथुरा के मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया जाए। तो यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी महाराज, उनको औरंगजेब आगरा ले गया था और आगरा में लाल किले में एक छोटी बेगम की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में उन्होंने विग्रह को लगा दिया गया था जो आज भी लगे हैं। और औरंगजेब ने इन विग्रहों को वहाँ सीढ़ियों में लगाया था और उनसे पैरों से वो शाही खानदान के लोग और चढ़ते उतरते थे, वो कलंकित करने के लिए हिंदू धर्म को, इसलिए उन्होंने लगाया था। औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद भी बनवा दी गई, लेकिन सरकारी अभिलेखों में हमेशा वहां मंदिर का निशान ही मौजूद था और है। 4 अप्रैल 1717 को बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ। उस युद्ध में मुगल पराजित हुए और मथुरा पर राजा दौलत राम सिंधिया का अधिकार स्थापित हो गया। दौलत राम सिंधिया ने मंदिर परिसर की 13.7 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया। साल 1803 में ईस्ट इंडिया का इस जमीन पर कब्जा हुआ। साल 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुली नीलामी में जमीन को बेचा और बनारस के राजा राय किशन दास ने जमीन खरीदी। जनवरी 1944 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन के लिए 13,400 रुपए दिए और तब जमीन की रजिस्ट्री पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और भीकनलाल अत्रेय के नाम पर हुई। यानी इतिहास के पन्नों से लेकर सरकारी दस्तावेज तक कहीं भी ईदगाह का जिक्र नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के पास है, मुस्लिम पक्षकारों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो अनावश्यक रूप से इंक्रोचमेंट करके बैठे। सबूत नंबर 5, टाइम्स नाउ नवभारत के पास 1970 में नगर निगम को दिए जाने वाले टैक्स की रसीद है। रसीद में जिक्र की पूरे 13 एकड़ की जमीन का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट चुकता कर रहा था। उस वक्त से लेकर अब तक नगर निगम का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही चुका रहा है
ये वो सबूत जो कोर्ट में हिंदू पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में पेश किए, जिस पर 19 मई को अदालत फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देखी कि जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज आपको दिखाए, सबूत आपको दिखाए जो कि 625 साल पुराने। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।